राजेश जी माइक म्यूट कर लीजिए सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। दिख रहा है शकील? एक बार इसको सब लोग पढ़ लें, फिर इसको क्लास स्टार्ट करते हैं। देख रहे हैं ना? थोड़ा स्क्रीन बड़ा करिएगा सर, जूम। यस सर। ओके सर। प्रोटोकॉल्स ऑफ क्लास। बहुत अच्छा लिखा है सर। बस ये थोड़ा सा नॉलेज के लिए। नहीं सर, इसको फॉलो करना पड़ेगा ना सर, बहुत अच्छा लिखा हुआ सर। क्या है, क्लास टाइम पे स्टार्ट होती है तो सही रहता है, वेट करना नहीं चाहिए, बस यही है। जी सर। 220। इंजेक्शन डाला था। आ जाएंगे सब लोग तो बताइएगा, तब स्टार्ट करता हूँ ना। डॉक्टर बताते हो सबको ना, कौन सा डॉक्टर? भोपाल यूनिवर्सिटी से। सर इसमें एक माइक ऑफ करने के बारे में भी डाल दिया था सर। माइक ऑफ का? हाँ, उसको मैं ऐड कर दूंगा। जैसे कई डॉक्टर है, आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट दिया है, ऐड है उसमें सर। चला रहा है। अच्छा, ऐड है, चल रहा है साल में। अधिकार नहीं। हाँ, तो क्या अधिकार? ये रहा। पढ़ाई चल रहा है, इसमें हम 3 ही दवा लिख सकते हैं, एलोपैथी भी लिख सकते हैं, आयुर्वेदिक भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यस सर। ये आपको दिख रहा है? अच्छा रहेगा सर, थोड़ा सा धुंधला है थोड़ा सा, हो सकता है तो देखिए। अभी इससे ज्यादा ये दिख रहा है ठीक से। सर अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ाए ना तो थोड़ा दिखता है। अभी ठीक है? यस सर, क्लियर दिख रहा है सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आज का जो टॉपिक है
अपन ने पिछली क्लास में डिजास्टर रिस्क और डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा पढ़ा था। आज अपन थोड़ा सा उसका रिस्क और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हिंदी में है तो थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। आपदा प्रबंधक या तो आपदा जोखिम खतरा प्रबंधक जिसको बोलते हैं, किसी क्षेत्र की प्राणी, जीव जंतुओं या संरचनाओं एवं जन उपयोगी व्यवस्थाओं में आपदाओं का सामना करने की कितनी क्षमता है उसका अध्ययन करने, चिन्हित करना एवं जोखिम को कम करने के लिए प्रयास करने को आपदा खतरा प्रबंधक कहलाता है। लगती है। मैं आपको ये दे दूंगा, शेयर कर दूंगा ये पीपीटी ऑलरेडी। और क्या क्या है रिस्क फैक्टर्स होते हैं कंपोनेंट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट के, तो जैसे कि आपदा जोखिम का पहचान एवं मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। जैसे संभावित कोई भी संभावित क्षेत्र में सबसे पहले उन वस्तुओं, जीव जंतुओं एवं संरचनाओं की पहचान करना जिसके आपदा के प्रभावित होने या नष्ट होने की संभावना हो हमें। दूसरा है जोखिम की मात्रा एवं कारणों को ज्ञात पता होना चाहिए करते समय संभावित क्षति नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है हमें। जो मैंने पिछली बार एक फॉर्मूला भी बताया था हजार्ड, वल्नरेबिलिटी और डिजास्टर का, वो ये है कि जोखिम की मात्रा एवं कारणों को ज्ञात करने संभावित क्षति नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है। जोखिम की जो मात्रा है का मूल्यांकन करते समय आर्थिक या भौतिक, सामाजिक एवं 350 रुपये होता. काष्ट दिले होते. 750 रुपये. कालचा आजचा पकडून आजचा 400 रुपये लागतो म्हणलं. माइक बंद कर लो, ठीक है। जोखिम या जोखिम की मात्रा या मूल्यांकन करते समय आर्थिक, भौतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्तर पर विचार करना चाहिए हमें। जैसे कि आपदा जैसे संभावित जो क्षेत्र होते हैं, असुरक्षित भवन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, पशुधन जोखिम में है, जैसे कि भंडार और स्लम भंडारण, हाँ, स्लम एरिया, जैसे कि अल्प आय स्तर, निम्न स्वास्थ्य स्तर या रोजगार उस क्षेत्र का, एवं शिक्षा आदि के बारे में हम बता रहे हैं। जो रिस्क है ये है आपदा जोखिम या तो न्यूनीकरण, रिडक्शन कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए एक साइकिल है, पहले साइकिल को देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये समझ में आएगा। ये साइकिल है डिजास्टर साइकिल, उसके लिए मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। आपदा का सामना करने हेतु कैसे है इंटीग्रेटेड डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल बोलते हैं। सबसे पहले अगर डिजास्टर होता है तो हमें उसके लिए प्री डिजास्टर के लिए प्रिपेयर्डनेस की जाती है, कि जैसे मैंने बताया कि जो रिस्क एरियाज हैं उसको पहचानना है, वहाँ से इवैक्यूएट करना है जो जानवर हैं या लोग हैं, जहाँ स्लम एरियाज हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि बाढ़ या ये सारी चीज़ों का एक डिजास्टर है, रिस्क है, वहाँ पे हमें पहले प्रिपेयर्डनेस करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा, जब डिजास्टर हुआ तो हमने उसको कैसे टैकल किया, कैसे उसका सामना किया, तो रेस्पॉन्स हमारा कैसा है उसके अगेंस्ट जो हमने प्रिपेयर्ड किया वो हम कर पा रहे हैं क्या, रेस्पॉन्स दे पा रहे हैं क्या। उसके बाद जितना नुकसान हुआ तो हम लोग वही जो भी 2 महीने पहले 3 महीने पहले देख रहे थे दिल्ली और हिमाचल या अभी भी चल रहा है, तो उसका रिकवरी कैसे सरकार भुगतान कर पा रही है। रिकवरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल लेवल पे भी लॉस होता है क्योंकि इतने सारे लोगों का हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसको अपन को मतलब हैंडल करना होना चाहिए, ठीक है। दवाइयों का भी बहुत ज़्यादा उत्पादन इस टाइम पे हुआ होता है। इस टाइम पे डायरिया और स्लम एरियाज में जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है तो वो भी एक पोल्यूशन वाली चीज़ें हैं, उसको कैसे टैकल करना है। मच्छर, टाइफाइड, डेंगू, डायरिया, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, तो ये हॉस्पिटल लेवल पे हम लोग करते हैं रिकवरी जो कि, और वहाँ पे जो लोकल साइट पे जब डिजास्टर हुई होती है तो वहाँ पे जो लोग आते हैं, जो काम करने वाले एनडीआरएफ की टीम रहती है डिजास्टर इम्पैक्ट को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। पोस्ट डिजास्टर के बाद हमने क्या क्या स्टेप्स लिया। मिटिगेशन का मतलब होता है कि हमने रोकथाम लगाई जो डिजास्टर हुआ उसके बाद। तो ये ऊपर से स्टार्ट करता हूँ कि आपदा जोखिम, यही है ना स्लाइड, हाँ ठीक है। रिडक्शन कैसे किया गया, रिडक्शन न्यूनीकरण, इसके अंतर्गत वे सभी उपाय जो जीवों संबंधित एवं संस्थानों की क्षति को कम करता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। ऐसे अभाव या चीजें किसी आपदा में होने के लिए खुले होते हैं। जोखिम मुक्त
अवश्य कहलाते हैं। इनके 3 मुख्य घटक या कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट जिसको बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया, प्रिपेयर्डनेस, तैयारी कैसे की गई है अपनी, तत्परता जिसको बोलते हैं, मिटिगेशन मतलब रोकथाम, शमन करना, और प्रिवेंशन, पढ़ते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पहले प्रिवेंट कर लो तो वो बीमारी ही नहीं होगी, तो रोकथाम, प्रिवेंशन, ठीक है। आपदा जोखिम स्थानांतरण जिसको कि ट्रांसफर बोलते हैं, घरों से लोगों को इवैक्यूएट करना, सामग्रियां जितने सामान हैं उनको इवैक्यूएट करना, मतलब निकालना वहां से सेफली, उपकरणों, फसलों, भंडार, जीवन का इंश्योरेंस करवा के रखना पहले से, जिससे कि आपदा अगर आती है तो हम उसके लिए ऑलरेडी इंश्योरेंस करा के रखें। उन एरियाज जो हाई रिस्क एरियाज होते हैं कि उसका नुकसान हम झेल सके, ठीक है। आपदा प्रबंधक योजना द्वारा सामाजिक फाइंडिंग्स या तैयार करना चाहिए। आपदा के समय राशि कम में ली जा सकती है, राशि कम में ली जा सकती है, जैसे कि पैसे की दिक्कत होती है उस टाइम पे, तो अपन राशि भी थोड़ा सा बोलते हैं ठीक है कम में ले लो। जैसे टमाटर के दाम बढ़ा दिए, नहीं मिल रहा था तो कल मतलब पिछली बार जो बात हो रही थी, तो थोड़ा राशि कम में, लेकिन उसमें नुकसान फार्मर का भी है, किसान का, उसको भी नुकसान हो रहा है। तो वो ये सारी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं। सरकारी संस्थाओं या व्यक्तिगत रूप से आपदा पीड़ितों को आर्थिक मदद देना, जो सरकार से मैं बता रहा था आपको जो बात की गई, विकास कार्यों का फंड राहत कोष से परिवर्तित करना। ये साइकिल आपको बता दिया, ये समझ में आ गया होगा। उसी को मैं फिर से डिटेल बता रहा हूँ। प्रिपेयर्डनेस कैसे की गई है, आपदा से निपटने के लिए जन समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षण एवं आपदा प्रबंधक योजना का क्रियान्वयन है। मिटिगेशन मतलब कि प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है, न्यूनीकरण के माध्यम से स्ट्रक्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या ये, एवं नॉन स्ट्रक्चरल एवं नॉन स्ट्रक्चरल उपायों से आपदा के प्रभावों का शमन करना। रेस्पॉन्स, जो हम रेस्पॉन्स दे रहे हैं, डिजास्टर आया तो आपदा के समय राहत कार्यों का संचालन करना। रिकवरी कैसे करना है, आपदा के कारण जो भी नुकसान हुआ है उसमें सुधार लाना, ठीक है। दूसरा है इंटीग्रेटेड, मतलब एकीकृत होना। आपदा प्रबंधक जो डिजास्टर है, डिजास्टर वाले लोग हैं, उसको कैसे एकत्रित, वो जो साइकिल है उसमें इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। ये 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, इन सब चीजों को मिला के ये बोला जाता है इंटीग्रेटेड। लाइक मिटिगेशन को, जिसको रोकथाम में बोला था, थवन, जो एक्टिविटी रिड्यूस करती है डिजास्टर को, जैसे कि अपन जैसे फायर के लिए कोड, फायर के लिए रेड कोड होता है, जैसे हॉस्पिटल में आप जानते होंगे वायलेट लड़ाई के लिए होता है, रेड होता है कि कहीं आग लग गई है हॉस्पिटल में, तब वैसे ये कोड्स बनाने होते हैं। बिल्डिंग में कोड्स बनाओ, उस जोन जो हाई एरिया है जहाँ पे रिस्क लग रहा है, जो हिमाचल एक ऐसा जोन है, हिमाचल हो गया, मुंबई हो गया, ये बारिश वाली जगह है, तो वहां पे उन बिल्डिंगों को पहले से ही कोड के फॉर्म में यूज किया जाए, जिससे कि हमें पता लगा सके कि किसको पहले निकालना है, ठीक है। वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करें, पब्लिक को एजुकेट करें, उनको बताएं कि काउंसलिंग करें कि ये एरिया ऐसा है, यहाँ पे इस टाइम पे ना जाएं, जो कि तीर्थ यात्रा में हम देखते हैं कि लैंडस्लाइड और बारिशों के टाइम पे ही खुलते हैं द्वार, जिसके कारण वहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम और जो लोकल डिजास्टर की टीम होती है वो वहाँ पे बहुत एक्टिव रहती है पहले से ही, ठीक है। तो वो मिटिगेशन है, वो रोकने के लिए। प्रिपेयर्डनेस मतलब पूरी तैयारी करना। एक्टिविटीज जो हम रोक सकते हैं डिजास्टर को, क्या क्या है, पहले से प्लान करना, प्रिपेयर्डनेस प्लान करना। इमरजेंसी के लिए हम लोग मॉक ड्रिल करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में, वैसे ही डिजास्टर के लिए इमरजेंसी एक साइकिल होती है, जो कि उसके पहले, डिजास्टर होने के पहले हमें एक्सरसाइज करना होता है। क्या क्या वार्निंग सिम्टम्स हैं, इसके लिए पूरी टीम बैठती है, वो सिग्नल देती है, तो उसके हिसाब से ये एक रिहर्सल होता है कोई भी चीज का आने से पहले। डिजास्टर के पहले की बात कर रहा हूँ। अब ये डिजास्टर हुआ तो हमने क्या किया, उसमें पब्लिक को अवेयर किया, पब्लिक को बताया कि क्या क्या वार्निंग सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। इमरजेंसी ऑपरेशंस होते हैं, लाइक अपन ने बताया था कि फीमर फ्रैक्चर है, उसको तुरंत 6 घंटे में किया जाए या तो फिर 6 दिन बाद, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ARDS और आपको एक और चीज, फैट एम्बोलिज्म के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सर्च करना, रेस्क्यू मतलब कि कैसे बचाया जा सके। मेडिकल केयर सर्विसेज हमारे पास होना एट द टाइम, एक तो हो गया कि जहाँ पे डिजास्टर हुआ, दूसरा हमें जब हॉस्पिटल में लाया गया डिजास्टर के मरीज को,
तो उनको कैसे हमने प्रिपेयर किया, अपना मेडिकल केयर सिस्टम, अपने मेडिकल केयर की टीम जो बनाई हमने, उसको चीज रिकवरी में क्या है, स्वास्थ्य लाभ या सामान्य अवस्था, जैसे एक्टिविटी जो हम लोग डिजास्टर के बाद क्या क्या फॉलो करते हैं, टेम्पररी हाउसिंग जो होते हैं बना लेते हैं, स्लम्स जैसे होते हैं वैसे ही करना पड़ता है, क्योंकि घर टूट गया होता है, सब कुछ है तो टेम्पररी हाउसिंग करना पड़ता है, क्लेम प्रोसेसिंग करवानी होती है, जो भी इंश्योरेंस लिया था किसी का, इंश्योरेंस है तो अच्छा है, नहीं है तो दिक्कत है, ठीक है। और पोस्ट डिजास्टर मेडिकल केयर कैसे लिया गया, जैसे कोई किसी को डायरिया हो गया उस जोन में, तो डायरिया के लिए क्या क्या मेडिकल केयर दिया जा रहा है डिजास्टर के बाद, ये सारी चीजें रिकवरी में आती है, ठीक है। ये हो गया एक पार्ट जो कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात की। दूसरा मैं बता रहा हूँ ठीक है। अब रोल बेसिक हेल्थ केयर का क्या होना चाहिए, रोल ऑफ बेसिक हेल्थ केयर वर्कर्स का, जैसे कि जो सामान्य बीमारी का इलाज कैसे होना चाहिए, गर्भवती महिला या बुजुर्ग हैं एवं बच्चों को देखभाल देना, आपदा के समय उनको सही मार्गदर्शन देना, ठीक है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए जागरूकता पैदा करनी है, ठीक है। स्वास्थ्य को बढ़ाना है, ठीक है। इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो गिर जाती है ऐसे टाइम पे, खाना पीना पानी ये सब कम हो जाता है डिजास्टर के टाइम पे, तो उसमें हमें बढ़ोतरी देनी है, ठीक है। काउंसलिंग करना है। आपदा के दौरान ट्रेन मेडिकल टीम को भी साथ में रहकर राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग देना चाहिए, ठीक है। इसमें की बीमारियां होती हैं कई टाइप की, संक्रमित बीमारियां, वायरल डिजीजेज जिसको बोलते हैं, वही पानी से जो बता रहा था, कोलेरा, डायरिया, ये सारी चीजें, उनका स्क्रीनिंग होना चाहिए उन बीमारियों का, ठीक है। गंभीर मरीजों का मार्गदर्शन जब हायर सेंटर तक उसको पहुंचाने में मदद करनी चाहिए सरकार को, या मेडिकल सेंटर है तो उसको कैसे रेफर करना है ट्रांसफर के लिए, ये चीज हमारे पास होना चाहिए। रिलीफ कैंप होता है जिसमें कि रहकर मरीजों को एवं चिकित्साओं को असिस्ट करना चाहिए, जो कि टीम में बता रहा था, एक तो मेडिकल टीम होती है, एक है जो डिजास्टर की टीम होती है, तो उन दोनों को साथ में रहकर काम करना चाहिए। इन दोनों का साथ रहेगा तभी कोई बीमारी होगी तो मेडिकल टीम भी काम कर पाएगी, और डिजास्टर वाले लोग बचाते हैं, इवैक्यूएट करते हैं, वहां से लोगों को निकालते हैं। मेडिकल संस्थाओं एवं चिकित्सा के हेतु आंकड़े या प्रोवाइड करना चाहिए, जिसमें अनेक क्षेत्र से संबंधित जो रिकॉर्ड होते हैं मेंटेन करना चाहिए, रिकॉर्ड रजिस्टर्स पूरा मेंटेन होना चाहिए कि कितना क्या गया, जिससे कि हम लोग ऊपर से फिर फंड जब मंगवाएं तो ये रिकॉर्ड सिस्टम हम लोग आगे उसको फॉरवर्ड कर सके सरकार को। स्वास्थ्य एवं शिक्षा को अपने क्षेत्र में बढ़ाना, डिजास्टर के टाइम पे अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अर्थक्वेक आया, भूकंप आया, हमें उसके साइंस पता होना चाहिए कि जमीन हिलती है तो अर्थक्वेक आता है, तो ये सारी चीजें थोड़ा सा एक आइडिया अवेयरनेस फैलानी है। आपने तहसील एवं जिले में समस्त चिकित्सा सुविधाओं का ज्ञान रखना, ठीक है। स्वास्थ्य कार्यकरों के संचालन में मदद देना, परिवार नियोजन सेवाओं, लोगों को जानकारी देना चाहिए। आपातकालीन या आपदा हो स्थिति में अपने क्षेत्र के लोगों को आपदा से निपटने हेतु बेसिक ट्रेनिंग देना चाहिए। अपने क्षेत्र में लोगों को संक्रमण या संक्रमित बीमारी जो होती हैं, जो वायरल डिजीजेस हैं, उन सब से निपटने के लिए क्या करना है क्या नहीं कर रहा है वो सुझाव लेना चाहिए, ठीक है। और कंटेनमेंट फूड, जो कंटेमिनेटेड फूड होते हैं एट द टाइम ऑफ डिजास्टर, एवं वाटर, भाई जो मैं बता रहा था, पानी और जो खाना है सब कंटेमिनेटेड हो जाता है बैक्टीरिया से, वायरस से, उसके लिए हमें प्रति आपदा में नागरिकों को जागरूकता रखना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ूं या ये फिर से रिपीट करना है, थोड़ा आया समझ में? ये रोल है बेसिक हेल्थ केयर का। जी सर, आगे बढ़िए सर। ठीक ठीक ठीक। एक मिनट रुकिए।
ये टैब में खुल नहीं रहा है, एक मिनट रुकना। ये दिख रहा है? बड़ा करूं? नहीं सर, दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। तो हमें ये तीसरी स्लाइड है, तो पीडीएफ की फाइलें दिख रही हैं यहाँ तो। ये नहीं दिख रहा? ओपन नहीं ओपन कहाँ दिख रहा है? ये तो पीडीएफ 1 2 3 4 5 दिख रही है और लेफ्ट में आपके वो ऑप्शंस दिख रहे हैं। नहीं दिख तो रहा है। किसी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं साहब, ये फाइलें हैं, इसको नहीं सर, सिर्फ पीडीएफ दिखाई दे रहा है। पीडीएफ फाइल दिख रही है बस। अच्छा, पीडीएफ फाइल दिख रही है। ओके। दिख रहा नहीं दिख रहा सर। अरे विनोद श्रीवास्तव जी, माइक म्यूट कीजिए। अभी दिख रहा है क्या? नहीं साहब, नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा? पीडीएफ फाइल है। अरे पीडीएफ बस दिख रहा है सर, पीडीएफ फाइल में आइकॉन दिख रहा है सर। स्क्रीन शेयर। अभी कुछ हुआ? हाँ सर, आ गया। ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं सर, अभी कुछ नहीं दिख नहीं रहा। सर अभी शेयरिंग चल रही है, स्टार्ट नहीं हुआ। अब हो गया। आधा घंटे के लिए थी, 1 घंटे हो गया सर। आ गया सर, अभी आगे इसके आगे। ठीक है, पढ़ पा रहे हैं ना? व्हाट टू डू आउटसाइड एंड व्हाट टू डू इनसाइड। इनसाइड मतलब हॉस्पिटल में क्या करना चाहिए और हॉस्पिटल के बाहर जहाँ डिजास्टर हुआ है वहां पे क्या करना चाहिए। तो ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हॉस्पिटल का। जैसे कि डिजास्टर मेडिसिन में, आपदा प्रबंधक में, आपदा मेडिसिन को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि मेडिकल प्रिपेयर्डनेस इन हॉस्पिटल, जो मेडिकल टीम है जो मैनेजमेंट करेगी डिजास्टर का इन हॉस्पिटल, उसके बारे में बता रहा हूँ। और दूसरा जो बाहर एट द साइट ऑफ डिजास्टर। ठीक है, तो उसमें क्या है, अनुभवी एवं योग्य डॉक्टर की टीम, जो मैंने बताया था कि रजिस्टर रिकॉर्ड होता है, टीम होती है। उसी तरीके से डॉक्टर की टीम का विकास एवं नियुक्ति करना चाहिए इसमें। और ऐसे मेडिकल टीम तैयार रखना जिसमें ट्रॉमा एंड साइकोसोशल केयर, जो काउंसलिंग की बात कर रहा था, वो स्पेशलिटी इसमें होना चाहिए, जिसमें नियुक्ति हो ट्रॉमा के लिए, जो कि हड्डी टूटना ये सब बहुत कॉमन होता है डिजास्टर में। और दूसरा मेंटल ट्रॉमा, एक ये डिजास्टर की मैंने बात की थी पिछली बार, साइकोसोशल जिसको बोलते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। तो इन 2 इनकी एक टीम होनी चाहिए। तीसरा है कि उचित ट्रीटमेंट, जो प्रोसीजर करने वाले हैं वो सुनिश्चित करना। ऐसे एडिशनल मेडिकल केयर सेंटर को चिन्हित करना जो आपदा में तुरंत इमरजेंसी मेडिकल यूनिट के रूप में कार्य कर सके। सिलेक्शन ऑफ द मेडिकल टीम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ट्रायज के लिए पूरी तरीके से तैयार रहना, जो मैंने बताया था। उसके लिए ग्रीन
येलो, रेड एंड ब्लैक, ठीक है। तो वो ट्रायज वो भी होना चाहिए, आना चाहिए। बहुत आसान है कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, किधर भेजना है। मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट अस्पताल में निश्चित करना, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। ये है अरेंजमेंट, हॉस्पिटल को कैसे अरेंजमेंट करना चाहिए हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल टीम का। वाइल एंट्रीज ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी या मास कैजुअलिटी हुआ तो मरीज बहुत सारे आते हैं, मास में आते हैं। मास मतलब बहुत बहुत भीड़ में आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एरिया एक ओटी का होना चाहिए, पेशेंट रिसीविंग ट्रायज होना चाहिए, ये रिसेप्शन यूनिट होना चाहिए, एक गोली बढ़ा दी। इसमें इमरजेंसी डिपार्टमेंट है, दूसरा है स्टेबलाइजेशन या ऑब्जर्वेशन यूनिट होना चाहिए, तीसरा होता है ऑब्जर्वेशन वार्ड, और फोर्थ जब पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको कहाँ रखना है, मॉर्चुरी होनी चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट को भी दो भाग में जैसे कि देख पा रहे हैं, फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए इमरजेंसी के लिए, कार्ट में ड्रग्स होनी चाहिए जो इमरजेंसी ड्रग्स होती हैं, जैसे कि एडीआर एड्रेलिन बोलते हैं जिसको, तुरंत हाइपोटेंशन होता है, बीपी का वो हार्ट रेट कम होता है, लेस देन 40-50 एट्रोपिन दे देते हैं, तो ये एक फैसिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारी दवाएं हैं इमरजेंसी वाली, वो इतना बता नहीं पाऊंगा अभी, लेकिन ये ऊपर से बताते रहा हूँ कि फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए। ओटी और आईसीयू आपके पास होना चाहिए। जो मेडिकल हेल्थ सेंटर हमने यूज किया है उसको इस तरीके से रखना है जैसे कि ये बता रहा हूँ। ऑब्जर्वेशन एक बताया आपको, ये स्टेबलाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन, पेशेंट को आए ब्लड बहुत बह रहा है तो कैसे पेशेंट को कैसे स्टेबलाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, ठीक है। फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, हायर सेंटर अगर नहीं है फैसिलिटी आपके पास तो एम्बुलेंस से उसको तुरंत हायर सेंटर में भेज दो, ठीक। फैसिलिटी अगर अवेलेबल है तो उसमें आईसीयू और वार्ड दोनों होना चाहिए जिससे कि मरीज के लिए तुरंत काम किया जा सकता है, और उसको स्टेबल होने के बाद 1-2 दिन 3 दिन स्टेबल करने के बाद मरीज को डिस्चार्ज भी तुरंत से तुरंत कार किया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में ज्यादा दिन तक रखेंगे। आवाज आ रही है? हाँ साहब आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, आईसीयू और वार्ड होना चाहिए जिससे कि हम तुरंत मरीज को डिस्चार्ज कर सके। अगर डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि मास लेवल पे होता है, कई लोग आते हैं तो हमारे पास बेड की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो हम डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो मरीज जो आने वाले हैं वो भी कम आएंगे। तो इसलिए तुरंत स्टेबल करके मरीज को घर भेज देना है, ठीक है, जो कि कोरोना में आपने देखा होगा, ठीक है। और एक होता है ऑब्जर्वेशन वार्ड। ऑब्जर्वेशन वार्ड में क्या क्या है, जैसे फर्स्ट एड होना चाहिए, फर्स्ट एड किट, ट्रीटमेंट दिया नॉर्मल सलाइन से या जैसे भी दिया, फ्लूइड को दिया, मेंटेन किया और फिर उसके बाद डिस्चार्ज किया मरीज को। अगर मान लीजिए कि वार्ड में किसी मरीज की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसको कहाँ पे रखना है, तो उसके लिए एक यूनिट होता है अलग से, वो उसको मॉर्चुरी बोलते हैं, जो कि ब्लैक, ये कोडिंग एक तरह से ट्रायज का जो मैंने आपको बताया था, ये रेड, येलो, ग्रीन एंड ब्लैक, तो उस तरीके से ट्रायज है। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इससे देख पा रहे हैं, ठीक है। ट्रायज जैसे कि टू बी परफॉर्म बाय द ट्रायज मेडिकल ऑफिसर, उसके लिए एक मेडिकल ऑफिसर होता है, ठीक है। ये जिसमें कि ग्रीन और येलो ये जो कोडिंग है, आपदा की जगह है, स्थान, इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन साइट। अब ये दूसरा हो गया ट्रायज। अब अपन को चलना है कहाँ पे, जहाँ पे डिजास्टर हुआ है वहां पे, तो वहां पे जो टीम जाती है मेडिकल कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट टीम होती है, उसमें जो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, कमांड तरीका है इसको याद करने से, 4C जिसको बोलते हैं, ट्रिक है, याद कर सकते हैं। जैसे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कमांड होता है, कंट्रोल होता है, C फॉर कमांड, C फॉर कंट्रोल, C फॉर कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन। जहाँ पे डिजास्टर हुआ है वहां पे मेडिकल टीम कैसे कोऑर्डिनेट करती है उस कैजुअलिटी को, वो इस तरीके से याद करना है आपको कि इसमें सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बोला उसको पालन किया कि नहीं किया, ठीक है, क्योंकि कितने मरीज होते हैं, कैसे अपन को करना है, तो उसके लिए 4C है, कमांड, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन, ठीक है। राइट, जहाँ पे हुआ है डिजास्टर वहाँ पे क्या क्या अरेंजमेंट है, जैसे कि कैजुअलिटी है, कलेक्शन एरिया होता है जिसको एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं, पेशेंट ट्रीटमेंट पोस्ट होना चाहिए विद मेडिकल ऑफिसर सेटअप एज पर नीड, एक मेडिकल ऑफिसर भी होना चाहिए, और एक ट्रायज ऑफिसर जो ऊपर बताया वो वहाँ के लिए जो सिलेक्शन करता है इस मरीज को यहाँ भेजना है। एम्बुलेंस होना चाहिए जो तुरंत
ट्रांसफर करें पेशेंट को हॉस्पिटल में, जहाँ पे डिजास्टर होगा उसको डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, ठीक है। इसमें थर्ड है कि मेडिकल या मैन पावर ऑन साइट क्या क्या कर सकता है, जैसे कि मेडिकल मैन पावर है, मेडिकल ट्रायज ऑफिसर मैंने आपको बताया, मेडिकल टीम लीडर होना चाहिए, जो कमांड कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे थे, वो टीम लीडर जो बोलेगा उसके अंडर जो काम करेंगे वो वैसा फॉलो होगा। नर्स भी एक अंडर काम करती है मेडिकल टीम में, जिसमें कि नर्स जो कमांड दे रही है, नर्सिंग होती है ऑफिसर, उसके अंडर में सारे नर्सिंग केयर वाला काम होता है। तो नर्सिंग कमांडर होने चाहिए, नर्सिंग लीडर जिसको बोल सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स होने चाहिए, जैसे कि आशा वर्कर है, ठीक है, ये सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं, उन सब की सहायता भी लिया जाता है ऐसे टाइम पे, आपदा के टाइम पे। इसमें वार्ड बॉयज का भी बहुत बड़ा काम होता है, पेशेंट को शिफ्ट करते हैं पूरा टाइम, ठीक है। एम्बुलेंस या कमांडर, एम्बुलेंस का कमांडर पूरा टीम होना चाहिए एम्बुलेंस के लिए भी। मोहम्मद हारून सिद्दीकी माइक बंद करे। व्हाट टू डू ऑन द साइट, जहाँ पे डिजास्टर हुआ है वहाँ पे क्या है, कैसे चीजों को पालन करना है। एक तो दूसरा है कि जैसे कि सर्च करें क्या क्या कर सकते हैं उस साइट पे जहाँ पे डिजास्टर हुआ है, गवर्नमेंट एजेंसीज को कॉल किया जाए, उनको सर्च करें कि क्या क्या एनजीओज हैं जो कि हमें हेल्प कर सकती है रेस्क्यू के लिए। थर्ड है कि ट्रायल्स एंड ट्रीटमेंट के लिए जो मेडिकल अस्पताल है ही, ठीक है। टैगिंग होना चाहिए, कोडिंग होनी चाहिए चीज़ों का, जो कि आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, और आइडेंटिफाई करना डेड को कि किसको डेड है, कौन का इलाज चल रहा है, उसमें इतनी मास कैजुअलिटी होती है कि पता नहीं लगता कि कौन जिंदा है कौन मरा है। तो आइडेंटिफिकेशन भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ट्रायल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट, भैया पीयूष कुमार जी, ठीक है। ट्रायल्स की बात कर रहा हूँ, आप ट्रायल्स में पहले पढ़ा चुका हूँ वैसे, लेकिन एक बार फिर रिवाइज कर लो। ये ट्रायल्स वह प्रक्रिया है जिससे तहत योग एवं अनुभवी मेडिकल टीम आपदा एवं इमरजेंसी घटना के दौरान हुई कैजुअलिटी एवं घायल लोगों को डिस्क्रिमिनेट करता है, लाइक जैसे घटनी सॉर्टिंग आउट जिसको बोलते हैं, सॉर्ट आउट करता है किसको इम्पोर्टेंस देना है, प्रायोरिटी देनी है, प्राथमिकता किसको देना है, प्रायोरिटाइजेशन जिसको बोलते हैं, वितरण जिसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहा था मैं, डिस्ट्रीब्यूट करना है पेशेंट्स को 4 कोड में उनकी आवश्यकता अनुसार तय करती है ट्रायज टीम, ठीक है, जिसमें निम्नलिखित कदम स्टेप्स लिए जाते हैं, जैसे कि ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है, जो कि आपदा क्षेत्र में अस्पताल पहुंचने तक अपनाई जाती है, और जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को बचाया जा सके और उचित उपचार दिया जा सके। ट्रायज टीम का काम होता है, उसमें मैंने आपको बताया कैसे सॉर्ट आउट करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। ट्रायज में क्या क्या स्टेप्स लेते हैं, जो मेडिकल ऑफिसर एक ट्रायज का रखा गया है, तो उसमें हम उसके बाद अंडर टीम में क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड होना चाहिए, जिसको प्राथमिक चिकित्सक अधिकारी या प्राथमिक चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड को बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा। रेससिटेट करना चाहिए, पुनर्जीवन होश में लाने की प्रक्रिया, जिसमें कि रेससिटेट करते हैं ना, जिसको बोलते हैं सीपीआर, ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इमरजेंसी केयर होता है, आकस्मिक चिकित्सा एक होना चाहिए, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन के लिए एम्बुलेंस होना चाहिए जो हॉस्पिटल तक ले जा सके या जहाँ पे भी इलाज हो रहा है। कई एनजीओज भी आजकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो उसके लिए एम्बुलेंस बहुत जरूरी है, वो भी एक बड़ा रोल है। डेफिनेट मेडिकल केयर देना, जो बीमारी है उसको कंट्रोल करना वो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि अंतिम जो उचित उपचार है फिक्स करना वो आवश्यक है, जिससे कि हमारा मेडिकल का वेस्ट भी नहीं होगा और सटीक होगा, और जो दवाएं हैं वो सटीक काम करेंगी, क्योंकि ऐसे टाइम पे आपको तुरंत जो कारण है पता होना चाहिए। आप कुछ भी स्टार्ट नहीं कर सकते, उसमें आपका भी वेस्ट है, नुकसान है और टाइम भी जाएगा। मरीज उस टाइम में अगर ज़्यादा सिक होगा तो वो मर भी जाएगा। तो ये चीज़ सिलेक्शन करना, क्या दवा देना है, क्या उपचार करना है, तुरंत होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायज, क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि आप चाहते हो कि जो डेथ्स हैं उसको कम करें, ठीक है, मिनिमाइज करना है, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी कम करना है, सफरिंग्स को,
इंश्योर अवेलेबल मेडिकल रिसोर्सेज टू यूटिलाइज इन द राइट डायरेक्शन। जो मैंने आपको बताया कि मेडिकल चीज़ का यूटिलाइज करना सही टाइम में और सही जगह, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम बचता है, मरीज भी बच जाएगा उससे। बेस्ट बेनिफिट फॉर इंजर्ड पीपल, जिससे कि जो इंजरी हुई है जिसको, उसको भी बेनिफिट बहुत तुरंत लिया जाए और उसकी सफरिंग को कम करें, उसकी डेथ को कम करें। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रायल्स। ठीक है, आपदा के ट्रायल्स जो प्राथमिकता है, जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी है रेड को देते हैं, जो मैंने आपको बताया लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज जो होती हैं, जैसे कि वही टेंशन न्यूमोथ्रैक्स होता है। ठीक है, 120 ये सारी से चीजें 90। आती हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, जिसको सांस लेने में तुरंत दिक्कत हो रही है और 1 मिनट में उसका सैचुरेशन 50 आ जाता है 100 से, जो कि कोरोना में हमने देखा था। वो लाइफ थ्रेटनिंग चीजें, इंजरी नहीं बोलेंगे उसको, लाइफ थ्रेटनिंग जो नॉर्मली बीमारियां है होती हैं, तो मतलब 80 उसको कैसे प्रायोरिटी, नॉर्मल है। अर्जेंट मेडिकल 10 केयर कम देना है ज़्यादा भी नॉर्मल माना और जाता रिक्वायरिंग दी प्रायोरिटी ट्रांसपोर्ट देना है, विद और है। विदाउट -10 भी नॉर्मल है, अप्रोप्रिएट -+ रिससिटेशन। भी नॉर्मल उसको रिससिटेट है। करो, 80 से उसको आसपास उसकी और जिंदगी में 120 लाओ तक। वापस, मरने से बचाया जाए, रिससिटेट करके, और उसको दवाई दी जाए। तो मेन है काम कि पहले जिंदगी को बचाना। तो लाल है मतलब बचाना है जिंदगी। दूसरा है, और भी दूसरे कारण से भी होता सेकंड है ऐसा। प्रायोरिटी होती है येलो, बीपी जो के कि अलावा और भी सिग्निफिकेंट कई इंजरीज गंभीर हैं, जैसा है, जो उसमें भी बताया ऐसा था होता आपको। है। कंडीशन जैसे कि स्टेबल है पेशेंट और ट्रीटमेंट के लिए वेट नहीं कर सकते हम, जो कि फीमर फ्रैक्चर की बात हुई थी। ठीक है, या बस कैजुअलिटी हम नहीं चाहते कि उससे एक्सपेक्ट की जाए, या रिससिटेशन को डिले ना किया जाए। यूटिलाइज अवेलेबल रिसोर्सेज, जितना रिसोर्स है वो किया जाए उस मरीज के लिए। यूज फॉर द सर्जिकल और द पेशेंट, यूज फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर्स पेशेंट। इनको तो ट्रीट करना ही करना है। दूसरे में सुबह खाली जिसकी पेट करवाओ। सर्वाइवल है, इसमें बच सकता है मरीज येलो में, तो कहीं को उसके लिए जाते हैं बस। पूरा प्रयास हाँ। किया जाए। ठीक है, थर्ड में होता है ग्रीन। तो ग्रीन में क्या है, जो पेशेंट है चलता फिरता, हड्डी टूट गई छोटी वाली, उसको हम बाद में भी जोड़ सकते हैं, बट उसकी ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो मर रहा है, ऐसा नहीं। तो इसमें आपको क्या क्या चाहिए, वॉकिंग वुंडेड पेशेंट होगा, जिसमें एम्बुलेंस की उसको जरूरत नहीं पड़ती। ग्रीन में, ग्रीन कोडिंग में एज पर प्रायोरिटीज टू द ट्रीटमेंट, उसको प्रायोरिटी हम बाद में दे सकते हो, ऊपर के दोनों के बाद। ठीक है, सेंटर्स में हॉस्पिटलाइजेशन की उसको जरूरत, छोटी टूटी है प्लास्टर लगा के घर भेज दिया। ठीक है, साइकोलॉजिकल पेशेंट ऑल्सो कम इन द थर्ड प्रायोरिटी, जिसमें जिसको मेंटल ट्रॉमा बोलते हैं, वो इसी के अंदर आता है ग्रीन कोड में। ठीक है, और जो एकदम मरे, मतलब मरने वाली स्थिति में है, ठीक है, ऐसा है कि बचाया नहीं जा सकता, ओल्ड पेशेंट है, 90 साल का है, 80 साल का है, 3-4 बीमारियां अलग से हैं, तो उनके लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना है, बट ये है कि जितना कर सके उतना करें, लेकिन दूसरे मरीज को ज्यादा ध्यान रखते हुए देना है, क्योंकि इसमें आप अगर 10-15 मिनट खर्च करोगे तो आपका तो ये एक तरह से ट्रायल्स में सॉर्ट आउट। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रायज क्या क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले से, अप्रोच जो भी थी ABCDE, वे ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। ठीक है, अप्रोच होती है, उसको फॉलो करना है। ट्रॉमा स्कोप, जो ट्रॉमा के कई स्कोर्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी स्कोर्स हैं, अंदर वाला याद नहीं करना है, बट नाम आपको लिखने के लिए हो सकता है कि आए, इसको पढ़ लो आप। ये TSR जिसको बोलते हैं, ट्रॉमा स्कोर रिवाइज्ड। इसमें अपन रेस्पिरेटरी रेट लेते हैं, ठीक है, सिस्टोलिक बीपी लेते हैं पेशेंट का, GCS जो मैंने आपको बताया था, ग्लासगो कॉमा स्कोर, जो कि टोटल स्कोर 15 होता है। अगर लेस देन 8 है 15 में से, तो मतलब मरीज का ब्रेन डेथ हो चुका है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि जितना कम स्कोर हुआ ग्लासगो कॉमा स्कोर में, उतनी ज़्यादा सिवियरिटी है पेशेंट की, उसके चांस कम है बचने के, और ज़्यादा है वो क्रिटिकल, वो रेड में जाएगा। ठीक है, और ये CRT। थर्ड है अपना ट्रायज टैग लगाए हैं, जो आपको ऊपर बताया, वो कोडिंग करना है। ये प्राथमिक मेडिकल रिकॉर्ड में, जिसमें कि अस्पताल में एडमिशन तक नहीं निकलवाना है, ट्रायज कोडिंग करवाते हैं। हाथों में देखा होगा बैंड बांध के रखते हैं, हॉस्पिटल में भी लोगों के हाथों में बैंड होते हैं, लाल कलर का होता है, ग्रीन होता है, ऑपरेशन के बाद ग्रीन हो जाता है, ऑपरेशन के पहले लाल होता है उसके हाथ में बैंड, तो वो ट्रायज टैग होता है। ठीक है, ट्रीटमेंट जो उपलब्ध हो उसको तुरंत दिया जाए, पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए एम्बुलेंस हो,
ये सारी चीज़ें हैं। अप्रोच जो प्रोसेस है ट्रायज का ये वो बताया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें होता है EVM, ई मतलब आई, वी मतलब वर्बल और एम मतलब मोटर रेस्पॉन्स। तो इसमें 4 चीज़ें हैं आई ओपनिंग में। आई ओपनिंग अगर वो खुद से कर ले रहा है, तुरंत कर रहा है खुद से, तो उसको 4 स्कोर देंगे। अगर वो बोलने पे कर रहा है 3 देंगे। अगर रेस्पॉन्स कर रहा है, आँख खोल रहा है, दर्द उसको चिमटी कोटी तो उसने आँख खोली तो मतलब 2 वोट देंगे उसको, ठीक है। अगर चीटी कोटने के बाद कितना ही कर लो, आँख नहीं खोल रहा मतलब 1। तो अपन जितना ही कम स्कोर होगा उतनी ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। ऊपर वाला 4 मतलब अच्छा है, नीचे 1 मतलब खराब, ठीक है, ऐसे याद करना। फिर वर्बल रेस्पॉन्स कैसा है, हमने जो बोला उसको वो फॉलो कर रहा है क्या, ठीक। हमने बोला उसको कि ये करो तो वो उधर कुछ और सोच रहा है फिर कर रहा है तो वो कंफ्यूज है, ठीक है, भ्रमित जिसको बोलते हैं। अपन उसको कुछ बोल रहे हैं और वो हमारी बात ना सुन के कुछ आजूचित अनुचित 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 जिसको इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बड़बड़ा रहा है, इनअप्रोप्रिएट साउंड्स, ठीक है, जो हमारे समझ के बाहर है, बड़ कुछ भी बोल रहा है, ठीक। और कोई भी रिस्पॉन्स ना करना मतलब 1 स्कोर है। मोटर रेस्पॉन्स में क्या क्या है, वो भी कमांड करेगा, जो बोला उसको फॉलो करे। हमने इधर बोला कि इधर भी पेन हो रहा है तो वो बताए कि हाँ यहाँ पे नाभि पे दबाया तो नाभि पे दर्द हो रहा है। जहाँ उसको जैसे नाभि में दबाया और उसने वहाँ से झटकार दिया हाथ को तो मतलब विड्रॉल रिस्पॉन्स बोलेंगे उसको। हमें नाभि में दबाने की, हाथ छूने जा रहे हैं और बस मतलब हाथ लेके हटा दिया हाथ। अगर ऐसा कर रहा है तो उसको 4 स्कोर देंगे। हमने उसकी पाँव पकड़ने के लिए बोला, ठीक है, तो उसको पेन हुआ, पाँव जैसे उसने हिलाया, एक्सटेंशन टू पेन, हमने पाँव पे चींटी काटी तो उसने क्या किया, पाँव अपना हटा दिया, ठीक है, एक्सटेंशन टू पेन। और अगर फ्लेक्शन मतलब पेन, हमने उसके पाँव में हल्का सा चींटी कोटी और उसने पाँव को मोड़ लिया और इसमें फैला दिया। तो फैलाना खराब है, मोड़ना थोड़ा ठीक है, लेकिन फैलाना जो है वो और ख़राब है, जिसको 2 स्कोर दिया है। कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, 1। तो टोटल 15 स्कोर है। इसमें अगर लेस देन 8 है तो वो दिक्कत है। ये जो लिखा हुआ है GCS स्कोर अगर 3 से 15 है, 15 टोटल स्कोर है। सबसे खराब होता है 3 जो कि 111, ठीक है, सबसे खराब होता है। सबसे अच्छा होता है 15, ठीक है। अगर इनके बीच का है, अगर 8 है तो 8 से कम मतलब ब्रेन डेथ है, जो कि हम लोग ट्रॉमा वाले पेशेंट में यही देखते हैं सबसे पहले, आया बेहोश। तो ये सब चीज़ चेक की जाती है, जिसको बोलते हैं EVM, आई ओपनिंग, वर्बल रेस्पॉन्स और मोटर रेस्पॉन्स, ठीक है। GCS हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी को बताओगे कि सर ये केस है, ऐसा ऐसा मरीज आया इमरजेंसी में, तो आप उसको कैसे समझाओगे सामने वाले डॉक्टर को, या तो उसको ये बताना होता है कि सर ऐसा ऐसा है, सिर में चोट है और इसका EVM स्कोर इतना है, 3 है। तो 3 बोलेंगे तो तुरंत भागते हुए आएंगे, 8 बोलोगे तो बोलेंगे वेंटिलेटर पे डालो, अगर बोलोगे कि 13 है तो बोलेंगे कोई बात नहीं, दवा लिख के छोड़। तो ये तरीका है, अपने सीनियर को बताना है तो ऐसे बताना होता है, EVM, ठीक है। जैसे कि उदाहरण मैंने आपको बताया 2 और 3, 5, 5 4 9, तो ये स्कोर 9 है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रेन डेथ है। अगर लेस देन 8 है तो दिक्कत है। माइल्ड ब्रेन इंजरी तब होती है जब मान लो कि इंट्राड्यूरल हेमरेज हो गया, ब्रेन में ब्लीड हो जाएगा, लेकिन जो ब्लड है वो ब्रेन में इकट्ठा हो गया, बाहर नहीं आया, तो उसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज जब ब्लीड हुआ तो उसको माइल्ड इंजरी होगी अंदर ब्रेन में, उसके कारण उसका स्कोर कम से कम 9 से 13 के बीच में आएगा। तो ये थोड़ा सा इंजरी है, लेकिन ऐसी नहीं है कि वो तुरंत भाग के आने की जरूरत है, ठीक है। मॉडरेट इंजरी जब बोलते हैं जब 12 के इधर स्कोर होता है, 9 से 12, ठीक है। 13 तक बोलेंगे माइल्ड, मॉडरेट बोलेंगे 9 से 12 और लेस देन 8 बोलते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ओवर CRT, जिसको कैपिलरी रिफिल टाइम टेस्ट बोलते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको एक माइक्रोपिपेट दिया जाता है, उससे आप थोड़ा सा जो पिक करेंगे अपनी रिंग फिंगर में, ठीक है, और अपना जो बॉडी की क्लॉटिंग की जो क्षमता होती है
वो 2 भैया सेकंड दादा लोग माइक बंद कर दो यार प्लीज, क्या कर रहे हो आप लोग? आधा घंटा हो गया बोले बोले। ठीक है। कैपिलरी रिफिल टाइम टेस्ट तो शरीर के किसी पतले रक्त जो कैपिलरीज होती हैं उसमें हम लोग हल्का सा छेद मारेंगे उस पार्ट का सर्कुलेशन सिस्टम चेक करने के लिए, जो कि मैंने बताया था कि घुटने में चोट लगी, घुटना भी है, नेफ्रोसिस भी अपने है। घुटने से अलग हो गया, पाँव में नेफ्रोसिस चेक कैसे करना होगा? है कि नस दबी है, कटी है, हमें नहीं पता, लेकिन बहुत ज्यादा सूजन है घुटने के नीचे, तो उसके लिए तुरंत जांच करने का तरीका है, आप एक फिंगर को चेक करो पहले कि वो लाल है कि नहीं है दूसरे की तरह, या पिंक है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप क्या करोगे, नीडल लोगे, नीडल कम से कम 20-22 की नीडल होनी चाहिए गॉज की, और उससे प्रिक करोगे पतला सा, ठीक है, और चेक करोगे ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। अगर ब्लीडिंग बहुत गाढ़ा है, रुका हुआ है, तो मतलब जरूर अंदर कोई इंजुरी है, सर्कुलेशन में उसकी दिक्कत है उस हिस्से में, उसको कैपिलरी रिफिल टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये एक सरल है जो कि इसका तुरंत इलाज करना चाहिए, ये हमें इंडिकेट करता है, बताता है कि हमें क्या करना चाहिए एट द स्पॉट। ऑपरेशन करेंगे, पाँव बचाएंगे या पाँव बचने लायक है कि नहीं है, ये भी एक चीज इससे बताया जा सकता है। ठीक है, इस टेस्ट से हाथ पैर में ब्लड का सर्कुलेशन चेक करते हैं। ये लिखा कौन जब देता सोनोग्राफी? आपदा एवं इमरजेंसी मरीजों को ट्रायज के समय एबीसीडी प्रतिक्रिया के परीक्षण कर रहे होते हैं, तब हम ये चीज देखते हैं जो कि लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां या ट्रॉमा एवं इंजुरी से जो सफर कर रहे होते हैं एवं जिनका जीसी स्कोर बहुत कम है, नहीं आ रहा है, क्या दर्द उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे करें, जो मैंने बताया आपको, पत्ते की दवा है कोई मेरे भी पास, एक हाथ या एक पाँव मेडिसिन है मतलब। ऊपर उठाएं जो कि हृदय के लेवल से 20-20 ऊपर हो, दवा दिन में 3 हाथ बार या 4 बार पैर लेना के पड़ेगा। की किसी एक उंगली पर 10 सेकंड तक दबाना है, प्रेशर देना है, हो सकता ठीक है, जब तक 15 दिन लग गया, उंगली हो का सकता है 1 महीना दबाव लगे। बना निकलेगा रहे, जरूर। हिस्सा पकड़ना है अपन को, परफेक्ट दवा। और वहां पे अपन को चेक करना है कि दर्द पेल की अपन पेल मेडिसिन मत देंगे। या कलरलेस, मतलब नेल बेड पकड़ना है, नेल हाँ, ऐसा के कोई बेस दवा नहीं पे है कि अपन को जड़ी अंगूठे को बूटी दिया दबाना हो, है, पूरा और वहां पे कलर चेक करना है, जो कि मैं बता रहा था वो पिंक दवा मेरे पास होता है। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो दिक्कत है, प्रेशर रिलीज करके देखें और समय देखें, स्किन कितनी जल्दी से ग्लो कर रही है, पिंक कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 2 से 3 सेकंड में हो रही है तो मतलब नॉर्मल है, अगर वो सफेद होने के बाद लाल हो रही है दबाने के बाद अंगूठे को विद इन 2 सेकंड तो नॉर्मल है, अगर 3 से 5 सेकंड के बीच में है तो माइल्ड है, अगर मोर देन 5 सेकंड होता है दिन भर तो में 5 रिस्क लीटर है, पानी जरूर पीना। मतलब ब्लड सर्कुलेशन उधर धीरे है। कुल मिला के ये कहना है। ये कलर चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ऑक्सीजन जो कि ब्लड में होता है वो चेक करता है, ऑक्सीजन ब्लड होगा तो पिंक कलर दिखेगा, ऑक्सीजन ब्लड अगर ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, मतलब कहीं से ऊपर कहीं कटा पिटा है या दबाव में है, वहां की जो मांसपेशियों हैं उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वहां की जो मांसपेशियां हैं वो भी गलने लगती हैं, और ब्लड जो होता है वहां पे बहुत धीमे धीमे जाता है, एकदम 24 से 48 घंटे में फिर ब्लड बंद भी हो जाता है। इसलिए जो करना है तुरंत करना होता है। ठीक है, कंसिडरेशन ऑफ नॉर्मल रिजल्ट इन सीआरटी, जैसे कैपिलरी रिफिल तो अपन बच्चों का भी देखा होगा, जब बच्चा होता है तो हम चेक करते हैं उसके न्यूबॉर्न, जो कि 2 सेकंड उसमें रहता है कैपिलरी रिफिल का टाइम, 2 सेकंड के अंदर तुरंत आ जाता है बच्चे में, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से दौड़ रहा होता है न्यूबॉर्न में। एडल्ट्स में जो रिफिल होता है टाइम, ओल्ड में 3 सेकंड्स में हो जाता है। ठीक है, कभी कभी 3 सेकंड से ज़्यादा ओल्ड एज में हो सकता है। उसका कारण क्या है, कोई बता पाएगा? क्योंकि ओल्ड एज में क्या होता है कि एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टरीज में क्या है, कैल्सिफिकेशन होने लगता है, तो उसके कारण जो ब्लड का बहाव है वो बहना है वो स्लो हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस जिसको बोलते हैं बीमारी, उनकी या जो ज़्यादा निकोटीन या टबेको भी लेते हैं उनकी भी आर्टरीज में कैल्सिफिकेशन, हार्डनिंग, ब्लॉकेज होने लगता है। जिन पेशेंट्स में कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है उनमें भी ये चीज़ें हो सकती हैं, बट ओल्ड एज होना बहुत कॉमन है, उनमें ये दिखेगा आपको। तो ये तो वही बात हो गई जो मैंने आपको बताया, कोडिंग, कलर कोडिंग। ये बहुत अच्छी कहावत है, हिट द बुल्सआई, मतलब विद इन सेकेंड्स में टारगेट को हिट करना, जिससे कि पेशेंट का लाइफ भी बचा सके और टाइम भी बचा सके। ठीक है, ट्रायज को कैसे कंसिडर करना है, जो वॉकिंग है उसको ग्रीन कोड दे दिया, उसमें आप देरी कर सकते हो ट्रीटमेंट में। जिसका एयरवे की प्रॉब्लम है, उसमें एयरवे ब्लॉक है
या तो डेथ वाली स्थिति पे है, जो कि मैंने ओल्ड एज जो बताया था उनमें ऐसा होता है। अस्थमा की बीमारी अलग है, ओल्ड हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है और ये कैजुअलिटी हो गया, तो उनको आप ठीक है उनमें डिले नहीं कर सकते हो। या तो आपको पता है कि बचने लायक नहीं है, तो उसको आप मोरिबंड पेशेंट भी उसमें क्राइटेरिया में डाल सकते हो। अगर रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 10 to 30 है तो इमीडिएट आपको ट्रीटमेंट करना है, जिसकी रैट कोडिंग दी गई है इसमें। आपको कैपिलरी जो रिफिल टेस्ट है वो चेक करना है कि अगर 2 सेकंड से ज़्यादा है, ठीक है, या तो फिर पल्स आपका जो हार्ट रेट है 120 से ज़्यादा है, तो उसको इमीडिएट उसमें ट्रीटमेंट रेस्पॉन्ड करना है, ठीक है। ग्लासगो कॉमा स्कोर अगर मोर देन 8 है, उनको लगता है यहाँ पे लेस देन 8 होगा, या मोर देन 8 है तो रेड कोड दिया जाता है, मतलब ब्रेन इंजरी है। कुल मिला के ये कहना है, तो आपको तुरंत इमीडिएट ट्रीटमेंट करना है। चलिए कल ये पढ़ाऊंगा मैं, टाइम डिले टू रिससिटेट सेकंड्स, कितने सेकंड और मिनट में टाइम डिले अगर होता है तो क्या क्या कैजुअलिटी होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो अभी का टॉपिक यहीं तक मैं स्टॉप करता हूँ। कोई पूछना चाहता है कुछ? सर आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए पीडीएफ। हाँ हाँ, ग्रुप में सेंड कर देंगे, बिल्कुल। सीआरटी स्कोर एनेमिक पेशेंट में भी गड़बड़ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बोला। एनीमिक पेशेंट में भी वो आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? उसका कारण ये है कि एनीमिक पेशेंट का जो हीमोग्लोबिन होगा ऑलरेडी वो लेस देन 10 होगा, तभी उसको अनीमिया बोल रहे हैं। तो ब्लड अगर सर्कुलेशन ही कम होगा तो उनका जो तुरंत रिस्पॉन्ड होगा, ब्लड वहाँ पे फ्लशिंग होना, वो भी एक दिक्कत है। एक और इसका कारण है, अगर ठंडी का मौसम है ना, ठंडी के मौसम में क्या होता है कि पेरिफेरीज जो हमारी उंगलियां हैं, पाँव की उंगलियां होती हैं, वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में जाती हैं। मतलब थोड़ी सी देखा होगा कि मतलब पूरा लाल तो नहीं दिखती, थोड़ी सफ़ेद दिखती है। क्यों? उसका कारण ठंडीज में क्या होता है कि हमारे कूलिंग हो जाती है पेरिफेरीज की, तो आर्टरीज में जो बहाव होता है ब्लड फ्लो का या वेन्स में, वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन में चला जाता है, मतलब सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण ऑक्सीजन वहाँ पे जो फ्लो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट ऐसा नहीं होता है कि उस पाँव को काटना पड़े, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, इंजुरी अगर होती है ठंडी में तो वो और ज़्यादा दिक्कत वाली होती है बात। समझ आया? ओके, ठीक है। तो आज क्लास यहीं पे बंद करता हूँ मैं, ठीक है? सर ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर।